दोस्तों, इस कहानी में मेरा नाम ध्रुव है। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मैं इंडिया आ रहा था। मेरा जन्म अमेरिका में हुआ था और मैं बचपन से ही वहीं पर पला बड़ा था। कई सालों पहले मेरे पापा की जब शादी हुई थी, तब वह बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका चले गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने मेरे दादाजी की कंपनी को इतना ज़्यादा कामयाब कर लिया कि दादाजी ने अमेरिका का सारा बिजनेस मेरे पापा के हवाले कर दिया था। मेरे पापा दादाजी के सबसे छोटे बेटे थे। मेरे पापा के बड़े भाई का बिजनेस यहीं इंडिया में सेट था। अपनी जवानी में मेरे पापा बहुत लापरवाह हुआ करते थे। दादाजी ने उनकी शादी करवा दी थी। शादी के बाद पापा के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थीं और वह अपनी लापरवाही ही भूल चुके थे। मेरे दादा ने मेरे पापा को बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका भेज दिया। वहां जाने के बाद वहां का सारा बिजनेस मेरे पापा ने अपने हाथ में ले लिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे पापा का वहां से आने का मन ही नहीं किया। उन्होंने मेरी मम्मी को भी वहीं पर बुला लिया और इस तरह से अमेरिका में मेरे पापा का अच्छा खासा बिजनेस हो गया। फिर मैंने जन्म लिया तो मेरे दादा दादी बहुत खुश हुए थे। मेरे मम्मी पापा को भी जीने की वजह मिल गई थी। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। मेरे जन्म के बाद दोबारा से मेरी मम्मी माँ नहीं बन सकी थीं। उन दोनों के लिए मैं ही काफ़ी था, इसलिए उन्होंने दोबारा कभी बच्चा पैदा करने की कोशिश भी नहीं की। मम्मी का डॉक्टर से इलाज करवाया। उन दोनों की जिंदगी में मेरी सूरत में ढेर सारी खुशियां आ गई थीं और फिर धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। अमेरिका में ही मेरी परवरिश की गई। मेरी मम्मी इंडियन थीं, इसलिए उन्होंने मुझे इंडियन कल्चर के मुताबिक ही संस्कार दिए हुए थे। अमेरिका में रहते हुए भी मैं अच्छी तरह से अपने देश के संस्कारों को जानता था। मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मेरी परवरिश अमेरिका में हुई है। मैंने अमेरिका में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी और फिर मैं भी धीरे धीरे अपने पापा के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया था। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी उम्र 22 साल हो गई और मुझे अपने दादा दादी से मिलने का शौक उठ रहा था। कुछ ऐसा ही हाल उनका भी था। मैं इंडिया जाकर इंडिया के लोगों से मिलना चाहता था, क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ था मैं सिर्फ अपने दादा दादी को वीडियो कॉल पर ही देखा करता था। कभी मेरी उनसे मुलाकात रियल में नहीं हुई थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत बिल्कुल इसी तरह से थी जैसे वो लोग मेरे सामने रहते हों। न जाने क्यों मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन होने लगा था। वो लोग भी बार बार मेरे मम्मी पापा से यही कहते थे कि हम अपने पोते से नहीं मिले हैं। उन लोगों के ज़्यादा जिद करने पर मेरे पापा मुझे इंडिया भेजने के लिए तैयार हो गए थे। मैं भी इंडिया जाकर सबसे मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि इंडिया कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। इससे पहले भी मैंने कई बार इंडिया जाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी कुछ इमरजेंसी आ जाती थी तो कभी कोई ऐसी रुकावट आ जाती थी जिस वजह से मैं नहीं जा पाता था। मगर अब तो मैंने फाइनल कर लिया था कि मुझे इंडिया जाकर ही रहना है और मेरे दादा दादी मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। अपने मम्मी पापा से अलविदा कहकर मैं फ़्लाइट में बैठ गया था और बहुत एक्साइटेड हो रहा था। अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए हमारे लगभग सारे ही रिश्तेदार इंडिया में ही मौजूद थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले मेरे दादा दादी थे, जिनसे मेरी हर रोज़ फ़ोन पर बात होती रहती थी। बचपन से ही मैंने उनको सोशल साइट पर देखा था। अब मैं उन लोगों से हकीकत में मिलना चाहता था, उन लोगों का प्यार हासिल करना चाहता था और फिर फाइनली मैं इंडिया पहुंच गया था। यहाँ आने के बाद मुझे अपने देश की खुशबू महसूस हो गई थी, क्योंकि मैं अपने पापा का खून था और मेरे पापा का जन्म भी तो इसी देश की मिट्टी में हुआ था। मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए मेरे ताऊ जी और उनका बेटा आया था। उन सब लोगों ने मुझे बड़ी खुशी खुशी गले से लगाया था। जब मैं घर पहुंचा तो वहां पर मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे इंतज़ाम किए गए थे। मेरा स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। दादा दादी तो जैसे मुझे देखकर पागल ही हो गए थे। उन लोगों ने मुझे गले से लगाया और बहुत खुश हुए थे, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बहुत सारा प्यार किया था। मैं भी उन लोगों का प्यार पाकर बहुत खुश हो गया था। मैं यहाँ पर 4-5 महीने के लिए आया था। मैंने सोच लिया था कि मैं आराम से अपने दादा दादी के साथ और बाकी सारे रिश्तेदारों के साथ यहाँ लंबा टाइम स्पेंड करके जाऊँगा। यहाँ से कुछ अच्छी यादें लेकर जाऊँगा। आखिर जिंदगी में पहली बार मेरा इंडिया आना हुआ है, फिर पता नहीं मेरा कब आना हो। मगर मेरे दादा दादी तो यही कहते थे कि तुम्हारे पापा और मम्मी जब से वहाँ गए हैं कभी वापस लौटकर आए ही नहीं हैं।
अब हम भी तुम्हें वहां जाने नहीं देंगे। तुम अब एक बार यहाँ पर आ गए हो तो हम लोगों के साथ ही रहना। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? मैं अपने मम्मी पापा के बगैर नहीं रह सकता था। मम्मी पापा भी यहाँ नहीं आ सकते थे क्योंकि मेरे पापा का पूरा ही बिजनेस अमेरिका में था। यहाँ आने से तो उनका बहुत नुकसान हो जाता। दादा दादी के घर आकर मैं बहुत खुश था। मेरे ताऊजी और उनकी फैमिली अलग घर में रहती थी, जबकि दादा दादी अलग घर में रहा करते थे। वैसे तो दादा दादी के घर में बहुत सारे नौकर कामकाज करने के लिए थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे इस उम्र में दादा दादी का घर में अकेला रहना ठीक नहीं है। मुझे ताऊ जी से शिकायत थी कि वह अपने पेरेंट्स को छोड़कर अलग घर में अपनी फैमिली के साथ क्यों बसे हुए थे। यह घर बहुत बड़ा था, वह चाहते तो यहाँ पर अपने माता पिता के साथ रह सकते थे। मैंने दादी से कहा कि आप लोग यहाँ पर अकेले रहते हो, तो दादी कहने लगी कि बेटा, मेरे लिए तुम्हारे दादा का साथ और तुम्हारे दादा के लिए मेरा साथ ही काफ़ी है। हम दोनों बूढ़े ज़रूर हो चुके हैं, मगर एक दूसरे से मोहब्बत आज भी बहुत करते हैं। मैं उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि मेरी मम्मी बताया करती थी कि हमारे देश के लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये बात मुझे मेरे दादा दादी को देखकर साफ नज़र आ रही थी। फिर दादी ने मुझे बताया कि पड़ोस वाले घर में उनके कुछ पड़ोसी रहते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। उनकी बेटी ईशा है जो बहुत अच्छी है। कभी कभी मेरे दादा दादी की सेवा करने के लिए आ जाती है। कभी कुछ अच्छा बनाती है तो दादा दादी को देने के लिए आ जाती है, तो कभी दादी जी के पैर दबाने आ जाती है। मैंने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। पड़ोसी लोग भी एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से रहते हैं। दादी कहने लगी कि हाँ बेटा, लड़की बहुत अच्छी है, भगवान उसका भला करें। फिलहाल मैं तो अपने दादा दादी के घर में ही रुका हुआ था। रात का टाइम था जब अचानक घर के दरवाजे पर बेल हुई। मैं घर का दरवाज़ा खोलने के लिए गया तो देखा कि एक जवान और खूबसूरत लड़की दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मुझे लगा वह घर की नौकरानी है। मैंने उसे घूर कर देखा। वह मुझसे पूछने लगी कि आप कौन और आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हैं। उसने मुझे पहली बार देखा था। मैंने कहा यह मेरा घर है, तो वह कहने लगी नहीं, यहाँ पर तो बूढ़े अंकल आंटी रहते हैं। उनका एक बेटा अमेरिका में और दूसरा बेटा पड़ोस वाले घर में रहता है। तुम कौन से बेटे हो? वह अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोलने लगी, तो मैंने उसे बताया कि मैं उनके अमेरिका वाले बेटे का बेटा हूँ। तो वह मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे इतना घुमा फिराकर बात कहने की क्या जरूरत है? यह भी तो कह सकते हो कि तुम उनके पोते हो। वह यह कहते हुए मुझे हाथ से पीछे करके अंदर चली गई। मैंने देखा था कि उसके हाथ में एक प्लेट थी। पता नहीं यह लड़की कौन थी। मैं इसके पीछे पीछे अंदर गया तो वह मेरी दादी के करीब जाकर बैठ गई और उनसे कहने लगी कि देखो आंटी, मैं आपके लिए अपने हाथ से बादाम का हलवा बनाकर लाई हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह मुझे देखकर कहने लगी कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि पड़ोस वाली लड़की के बारे में। यह वही है। इसका नाम ईशा है, बहुत अच्छी बच्ची है, हम लोगों का बहुत ख्याल रखती है। तब मैंने अपने दिमाग में सोचा तो यह वह लड़की है और मुझे गलत फहमी हुई थी कि कहीं यह नौकरानी तो नहीं। अब मुझे खुद पर हंसी आने लगी थी। दादी ने मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि यह मेरा अमेरिका वाले बेटे का बेटा है। आज ही अमेरिका से हम लोगों से मिलने के लिए आया है। वह दादी की बात सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी कि जी, मेरी इनसे मुलाकात दरवाजे पर ही हो गई है। उसने दादी को प्लेट में हलवा निकाल कर दिया। कहने लगी कि अंकल जी सो गए हैं, मैं उनको हलवा दे देती हूँ। दादी कहने लगी कि हाँ बेटा, वो दवाई खाकर सोए हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। अगर उठ गए तो बातें करते करते काफ़ी रात कर देंगे। अच्छा, तुम ध्रुव को ही हलवा दो। उसने मेरे लिए भी प्लेट में हलवा निकाल दिया था और मेरी तरफ बढ़ाने लगी। मैंने हलवे पर एक नज़र डाली तो उसमें ढेर सारा घी नज़र आ रहा था। मैंने कहा, तुम लोग इतना ऑयली खाना खाते हो? तो वो कहने लगी कि यह तेल नहीं है, यह देसी घी है। हमारे यहाँ तो इसी तरह का खाना बनता है। आखिरकार सेहत खाने से ही तो बनती है आपकी तरह, थोड़ी ना पतली पतली हड्डियाँ और कमज़ोर सा शरीर लेकर आप यहाँ अमेरिका से इंडिया आ गए। उसकी बात सुनकर मैंने अपने ऊपर नज़र डाली और कहा, क्या सच में मेरी पतली पतली हड्डियाँ और कमज़ोर शरीर है? मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तो वह हंसने लगी और कहने लगी कि कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ।
आप ये खाएं, ये टेस्ट में बहुत अच्छा है। मैंने एक चम्मच उठाकर हलवा टेस्ट किया तो मैं उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं सका। हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैंने कहा, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। दादी कहने लगी कि बेटा, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये लड़की तो हर काम में परफेक्ट है। दादी भी उसकी ढेर सारी तारीफ कर रही थी। वह मुस्कुरा रही थी और मैं उसको लगातार देखे जा रहा था क्योंकि वह मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं सोच रहा था कि यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं, इतनी अच्छी होती है और इतना अच्छा खाना भी बनाती है और दूसरों की सेवा भी करती है। पता नहीं क्यों पहली नज़र में देखते ही मेरा दिल उस पर आ गया था। मैं उसके लिए दीवाना हो गया था। फिर उसने बातों ही बातों में दादी से कहा कि आंटी, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। मम्मी पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो दरवाजे तक आई तो मैं भी उसके पीछे पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए आ गया था। वो दरवाजे पर मुझे बाएं करते हुए जाने लगी। मैंने उसे कहा कि रुको, क्या सच में मैं पतली पतली हड्डियां और कमज़ोर शरीर वाला लगता हूँ? मेरी तरफ देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने उसे कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मैं जिम करता हूँ, अच्छी डाइट लेता हूँ, अपने आप को बहुत मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा कहा ज़रूर। मैं ऐसा ही दिखता हूँ जैसा तुम कह रही हो। तो वो कहने लगी, अरे आपने तो अपने दिमाग में वहम पाल लिया। यही तो होती है, आप जैसे विदेशी लोगों की बातें अपने दिमाग में वहम पाल लेते हैं। आप तो दिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। बस यह कहकर वो पलटकर चली गई। मगर ना जाने क्यों मुझे उसके तारीफ करने का अंदाज बहुत पसंद आया था। मैं कमरे में आ गया था और शीशे में खुद को देखकर उसकी तारीफ में कहा गया एक एक शब्द खुद पर महसूस कर रहा था। मुझे वह लड़की बहुत पसंद आ गई थी और जब मैं रात को बिस्तर पर लेटा तो बार बार मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा आ रहा था। न जाने मेरा उससे ऐसा क्या कनेक्शन था जो मैं उसका एक ही नज़र में दीवाना हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन मेरे ताऊजी का बेटा मुझे लेने के लिए आ गया था क्योंकि वह मुझे हमारे शहर की कुछ खास जगह पर घूमने वाला था और फिर पूरा दिन मेरा घूमने में निकल गया था। रात को जैसे ही मैं दादा दादी के घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वहां पर आज भी ईशा आई हुई थी और मेरी दादी के पैर दबा रही थी। ईशा को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। उसके चेहरे को देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिल गया था। आज भी उसके साथ मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। वह बहुत हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। धीरे धीरे मेरी उसके साथ बातचीत बढ़ने लगी थी और फिर मुझे उससे बात करना अच्छा लगने लगा था। मैं दादी से उसकी बहुत तारीफ किया करता था, जबकि दादाजी भी उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे। मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया था और इसे 1 महीने में मुझे न जाने क्यों ईशा की आदत हो गई थी। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मैं मम्मी पापा से बात करता था तो वह लोग कहते थे कि हमें तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारे वहाँ पर दिन कैसे गुजर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता था कि मैं आपको भी बहुत याद कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है कि मैं कभी वापस ही ना आऊँ, ये जगह बहुत अच्छी है। पापा कहते थे कि बेटा 4 महीने पूरे होते ही तुम्हें यहाँ पर आ जाना है और फिर अपना बिजनेस देखना है। ईशा हर दूसरे तीसरे दिन दादा दादी के घर आती थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, क्योंकि इंडियन लड़कियों के बारे में मैंने सुना हुआ था कि उनके घर वाले उनकी पढ़ाई पूरी होते ही शादी करने की तैयारी में लग जाते थे और ईशा ने बताया था कि उसकी पढ़ाई का यह फाइनल ईयर चल रहा है, उसके बाद वह आगे नहीं पढ़ेगी। मैं चाहता था कि मैं इस दौरान ईशा को प्रपोज कर दूं। मैंने सोच लिया था कि कल जब वो आएगी तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि वह अगले दिन आई ही नहीं थी। फिर मैंने 2-3 दिन तक उसका इंतज़ार किया। मैं बार बार दादा दादी से भी उसके बारे में पूछ रहा था। वह लोग यही कह रहे थे कि या तो वह कहीं गई हुई होगी या फिर किसी काम में फंसी हुई होगी, तभी उसका आना नहीं हुआ होगा, वरना वह तो हम लोगों का हाल चाल लेने के लिए जल्दी जल्दी आती रहती है। लेकिन इस दौरान मुझसे ईर्ष्या का इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसलिए मैं किसी बहाने से ईशा के घर चला गया। उसका घर तो मैंने देखा था, मेरे दादा दादी के घर से 4 घर छोड़कर ईशा का घर था। मैंने जब उसके घर का दरवाज़ा बजाया तो उसकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला था। वह मुझे देखकर चौंक गई थी। कहने लगी, आप कौन हो?
मैंने उसे बताया कि मैं आगे वाले बंगले से आया हूँ। वह समझ गई थी। मैंने उसे ईशा के बारे में पूछ लिया था तो वह कहने लगी कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। इतने में ही उसकी मम्मी की आवाज़ आ गई और वह दरवाजे पर आई तो मुझे देखकर उन्होंने पूछा कि ये कौन है। ईशा की बहन ने मेरे बारे में उनको बता दिया था तो वह घबरा गई और कहने लगी कि बेटा, तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हुए हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। वह अपनी बेटी को डांटने लगी, तुमने इन्हें दरवाजे पर क्यों खड़ा रखा, अंदर क्यों नहीं बुलाया? तुम नहीं जानती कि सिंघानिया जी का पोता है जो अमेरिका में रहता है। बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है। तुम इन दिनों अमेरिका से आए हुए हो, मगर हमारे यहाँ तुम्हारा आना कैसे हुआ? मैंने उनसे कहा कि मुझे ईशा से मिलना है। दरअसल दादी उन्हें काफ़ी दिनों से याद कर रही हैं। 3-4 दिन हो गए वह वहाँ का चक्कर ही नहीं लगा रही। उसकी मम्मी कहने लगी, अच्छा अच्छा बेटा, ईशा की तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल 2 दिन पहले जब वह कॉलेज गई थी तो वहाँ पर बेहोश हो गई थी। तभी से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे आराम बताया है और उसे बहुत वीकनेस भी हो रही है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। 1-2 दिन आराम करेगी। जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी तो वह वहाँ पर आ जाएगी। ईशा की तबीयत के बारे में सुनकर मैं उसके लिए फिक्रमंद हो गया था। फिर मैं दादी के पास गया और दादी को मैंने ईशा के बारे में बताया। दादी भी उसकी तबीयत का सुनकर फिक्रमंद हो गई थी। मैंने दादी से कहा कि दादी, आपको ईशा की तबीयत देखने के लिए जाना चाहिए। दादी कहने लगी कि बेटा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं उनके घर कैसे जा सकती हूँ? मैंने कहा, दादी, वह भी तो आपके यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर बार बार आती रहती है, तो इसलिए आपको भी उसकी तबीयत पूछने के लिए जाना चाहिए और मैं भी आपके साथ चलूँगा। इसी बहाने मैं भी उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ लूँगा। तो दादी कहने लगी कि मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है। मैंने कहा, दादी, आपका क्या मतलब है? दादी कहने लगी कि तुम ईशा के लिए ज़्यादा ही फिक्रमंद नहीं हो रहे हो। दादी की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा था। दादी कहने लगी, क्या तुम्हें वह लड़की पसंद आ गई है? मैं अभी भी शर्माते हुए दादी को एक मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। दादी मेरी मुस्कान देखकर कहने लगी कि अच्छा, यह बात है। चलो ठीक है, मैं उसके घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से परमिशन लेनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारी शादी अमेरिका की ही किसी लड़की के साथ कर दे। मैंने कहा, नहीं नहीं दादी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे पेरेंट्स इंडियन हैं। मैं भी तो इंडियन लड़की से ही शादी करूंगा ना। मुझे ईशा बहुत पसंद आ गई है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। दादी कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ। दादी ने मेरे मम्मी पापा से बात की थी और उनको बता दिया था कि ध्रुव ने लड़की पसंद कर ली है। मेरे मम्मी पापा तो इस बात से बहुत खुश हुए थे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ऐसे ख्याल के बिल्कुल भी नहीं थे कि वह मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी शादी नहीं होने देते। उन लोगों ने कह दिया था कि अगर हमारे बेटे को लड़की पसंद आई है तो आप जाकर उनसे रिश्ते की बात करो, बाकी की फॉर्मेलिटी हम पूरी कर लेंगे। मम्मी पापा के कहने के मुताबिक दादी मेरी ताई जी के साथ जाकर ईशा के हाल चाल पूछने चली गई थी और उन्होंने उसके पेरेंट्स को मेरे रिश्ते के बारे में भी बता दिया था। मेरे रिश्ते की बात सुनकर उसके पेरेंट्स घबरा गए थे। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी के लिए इतने अमीर घर से रिश्ता आया है। उन लोगों ने तो फौरन ही हाँ कर दी थी, क्योंकि वो लोग हमारे पूरे खानदान को अच्छी तरह से जानते थे। दादी ईशा की मम्मी से उसका फ़ोटो ले आई थी ताकि मेरे मम्मी पापा को सेंड कर सके। मेरे मम्मी पापा को भी ईशा बहुत पसंद आई थी। आखिर वो थी ही इतनी सुंदर। इस तरह मेरा ईशा के साथ रिश्ता फिक्स हो गया था, मगर मैं अभी ईशा की मर्जी नहीं जान सका था, क्योंकि अभी तक उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। एक दिन मैंने उसकी छोटी बहन से बात की और उसका मोबाइल नंबर ले लिया था, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम दोनों आमने सामने ही बात करते थे। हमने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज नहीं किया था। मैंने ईशा को कॉल की तो उसको हम दोनों के रिश्ते के बारे में बताया। ईशा मेरी बात सुनकर ना जाने क्यों खुश नहीं हुई थी और कहने लगी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मगर तुमने रिश्ता भेज दिया तो मेरे घर वाले मुझसे शादी की बहुत जिद कर रहे हैं। मैंने कहा कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मेरी बात पर वो खामोश हो गई। मैंने कहा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने कहा, तो फिर क्या बात है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा।
मेरे मम्मी पापा ने दादा दादी से बात करके कहा था कि वो मेरी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं ताकि मैं अपनी पत्नी को लेकर जल्द ही अमेरिका चला जाऊं। इसलिए उन लोगों ने भी यहाँ आने का फैसला किया था। ईशा के घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी सारे काम करने के लिए कहे थे कि वो यह रिश्ता अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। इधर मेरी शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। यहाँ पर मैं आया तो 4 महीने के लिए था, लेकिन मुझे यहाँ आए हुए 2 महीने हो गए थे और मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि जो बचे हुए 2 महीने हैं उसमें मेरी शादी भी हो जाए और मैं अपनी पत्नी को लेकर वापस अमेरिका चला जाऊं। मेरे मम्मी पापा जो इतने सालों से यहाँ नहीं आए थे, मेरी शादी की खबर सुनकर उन लोगों को भी यहाँ आना पड़ गया था और फिर सब लोग मिलकर ईशा के घर बारात लेकर चले गए थे। हमारे कुछ रिश्तेदारों को इस बात से परेशानी भी हो रही थी कि हम इतने अमीर लोग हैं और घर की बहू मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को लेकर आ रहे हैं, मगर मैं ईशा के बारे में किसी से भी कुछ गलत नहीं सुन सकता था, इसलिए मैंने लोगों की बातों को इग्नोर किया और मेरी शादी ईशा के साथ हो गई। लेकिन मैंने देखा था कि ईशा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जिस ईशा को मैंने 2 महीने पहले पहली बार देखा था, अब 2 महीने बाद वो ऐसी लगती थी जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। उसके चेहरे पर हमेशा खामोशी रहती थी। वो दुल्हन बनकर मेरे दादा दादी के घर में आई थी। मुझे लगा था कि शायद उसे इस बात की खुशी होगी, मगर उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा था कि वो किसी बात से बहुत परेशान है। वो दुल्हन बनी हुई मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मेरे घर वालों ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था। मैं कमरे में जाने के बाद जैसे ही उसके करीब गया तो वो मुझसे डरने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो, जैसे तुमने मुझे पहली बार देखा है। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और मैंने तुम्हें इज्जत से हासिल किया है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर शादी की रात जो होता है वह हम लोगों के बीच नहीं हो सकता। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया था। मैंने कहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध चुके हैं, हम एक दूसरे के लिए गैर तो नहीं हैं। मेरी बात पर वह कहने लगी कि प्लीज़ मेरी बात को समझो, तुमने मुझे हासिल कर लिया है, मगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। मैं उसे समझाने के लिए धीरे से उसके करीब गया और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैंने उसे कहा कि खामोश हो जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं जब उसे खामोश कराने की कोशिश करने लगा तो वह बेहोश हो गई। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर तो मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि अगर उसकी ऐसी हालत मेरे घरवालों में से किसी ने भी देख ली तो सब लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे, सोचेंगे कि ना जाने शादी की पहली रात ही मैंने अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया। इसलिए मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की। वो सारी रात होश में नहीं आई थी। मैं उसके होश में आने का इंतज़ार करते करते जागता रहा था और फिर इसी तरह से दिन निकल आया था। सुबह के समय जब वो होश में आई तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? ईशा, तुम ठीक तो हो ना? वो फिर मुझसे डरने लगी और मुझसे दूर दूर भागने लगी। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर मैं कमरे से बाहर निकल गया था। मुझसे सब लोग पूछ रहे थे कि ईशा के साथ तुम्हारा रात भर का समय कैसे गुजरा। मैंने सब लोगों को तसल्ली देने के लिए कहा था कि सब कुछ ठीक रहा। किसी को भी मैंने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया था, मगर मैं नहीं जानता था कि इतनी अच्छी दिखने वाली लड़की शादी के बाद मेरे साथ इतना बुरा बिहेव करेगी। ईशा तो मुझसे ऐसे दूर भागती थी जैसे मैं उसको खा जाऊंगा। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता वो मुझसे दूर भागने लगती थी, रोना शुरू कर देती थी, और जब मैं उसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता तो उसे ऐसे पसीने आने लगते थे जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस लड़की को पाने के लिए मैं बेचैन हो रहा था, मुझे लगता था कि यह लड़की मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग बिखेर देगी, मगर वो तो मुझे एक अनजान इंसान समझ रही थी। 1-2 बार मैंने उसे देखा था कि वो अपनी मुट्ठी में दवाई लिए बैठी होती थी। ना जाने वो किस चीज़ की दवाई थी। ये तो मैं जानता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उसे दवाई के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा था, लेकिन वो तो मुझसे ढंग से बात तक नहीं कर रही थी। घर के बाकी सब लोगों के सामने वो बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन जहाँ मेरी बात आती थी वो मुझे अपने साथ कमरे में बर्दाश्त भी नहीं करती थी।
शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत हंस हंस कर बातें किया करती थी, और तो और हर बार मुझसे यही कहती थी कि ध्रुव कमरे से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे ईशा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे एक दिन ईशा के बर्थडे के बारे में पता चला था, तो मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए एक होटल में पार्टी रखी हुई थी, जहां पर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स और ईशा के कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था, जिनको मैं जानता तो नहीं था, मगर मैंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ईशा की छोटी बहन से निकलवा ली थी। मुझे लगा था कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ समय बिताएगी तो उसे अच्छा लगेगा और वह मेरा सरप्राइज देखकर मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। मगर मैंने जब उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो वह मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं हुई और बार बार यही कहती रही कि मुझे तुम्हारे करीब भी नहीं आना, मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बंद कमरे के अंदर वह इतनी जोर जोर से चिल्लाती थी कि मुझे उससे डर लगने लगता था और फिर हार मानकर मुझे उसकी किसी भी तरह की बात को मानना पड़ जाता था। मैं उससे पूछने की कोशिश करता कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तो वह यही कहती कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। तुमने मेरे घर रिश्ता भेजकर मेरे साथ बहुत गलत किया था। तुम्हारा रिश्ता आते ही मेरे घर वालों ने शादी के लिए मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया था। मैं शादी के लिए मना करती तो उन लोगों को यही लगता था कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। बस इसी बात की गलतफहमी दूर करने के लिए मुझे खामोशी के साथ तुमसे शादी करनी पड़ गई। मैंने ईशा से कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जबरदस्ती रिश्ता रखने पर मजबूर नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगती थी। अब ये बात मेरी समझ नहीं आई थी कि अगर वह मुझे छोड़ना चाहती थी तो मैं भी उसे छोड़ने के लिए तैयार था। तो इसमें रोने वाली क्या बात थी? ऐसा लगता था जैसे उसे अपनी कही बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। वह खुलकर मुझे कुछ बताती भी तो नहीं थी। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगा था। मुझे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे ईशा से शादी होने के बाद मुझे अपनी नई जिंदगी मिल गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह तो मेरी आने वाली जिंदगी को और ज्यादा दुश्वार करने वाली है। अब मैं ईशा से तंग आ गया था, क्योंकि उसकी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आती थी। मैं जब जब उसके कहने पर उसे छोड़ने की बात करता तो वह मेरी बात पर राजी भी नहीं होती थी और मेरे साथ पत्नी होने का हक भी नहीं निभा रही थी। मैं उससे नाराज रहने लगा था। उसने बर्थडे वाला सरप्राइज भी खराब कर दिया था। मुझे अब उससे बात करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर देखने वाली बात यह थी कि वह दिन ब दिन इतनी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी कि उसके शरीर का मांस हड्डियों से लगता जा रहा था। मुझे मेरे मम्मी पापा और दादा दादी भी पूछते थे कि आखिर इसको क्या हो गया है, तो मैं भी उन लोगों से यही कहता था कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। एक दिन मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके मम्मी पापा के घर चला गया था। वहां जाकर मैंने उसके मम्मी पापा से बात की और उनसे पूछा कि कहीं ईशा को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, क्योंकि वह बहुत परेशान रहती है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। कभी कभी तो उससे ठीक से चला भी नहीं जाता। वह लोग कहने लगे कि हमें उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि शादी से पहले तो वह बिल्कुल ठीक रहती थी। अब अगर उसे कुछ हुआ है तो हम तो नहीं जानते। मैं उसके घर से भी अपना उदास चेहरा लेकर आ गया था। मुझे और मेरी फैमिली को अमेरिका वापस जाना था। मैं चाहता था कि अगर ईशा मेरे साथ रिश्ता रखना चाहती है तो वह मेरे साथ यहाँ से खुशी खुशी जाए, क्योंकि एक बार अमेरिका जाने के बाद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन वह तो ना मुझे छोड़ने के लिए तैयार थी और ना ही मेरे साथ रहने के लिए तैयार थी। उसने मुझे अजीब से कन्फ्यूजन में डाल दिया था। अब तो मैं ईशा के कमरे में सोता भी नहीं था। हम दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। यह बात मेरे घर में कोई भी नहीं जानता था। रात के समय ईशा और मैं एक ही कमरे में इंटर होते थे, जबकि आधी रात के समय वह मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया करती थी और फिर मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था। सुबह होते ही मुझे वापस अपने कमरे में जाना होता था, ताकि किसी को शक ना हो कि हम दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। और यह बात ईशा ने ही मुझे कही थी कि इस घर में किसी को भी हम दोनों के झगड़े के बारे में पता नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार ईशा से पूछा था कि आखिर मेरी ऐसी क्या गलती है, तुम यह सब आखिर क्यों कर रही हो? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ।
मगर ईशा अपनी ही सोच में गुम रहती थी। मुझे मेरे सवालों का भी जवाब ठीक से नहीं देती थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। उस रात भी वह बिल्कुल ठीक सोई थी। जब वह गहरी नींद में सो गई थी तो मैं दूसरे कमरे में आकर लेट गया था। लेकिन सुबह सवेरे जब मैं कमरे के अंदर गया तो वह बेहोश पड़ी हुई थी। उसे अपना कोई होश ही नहीं था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की तो देखा कि उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। उसकी तो सांस भी ठीक से नहीं चल रही थी। इसीलिए मैं उसे गोद में उठाकर जल्दी से अस्पताल ले आया था। हम लोगों को मेरे घरवालों ने भी देख लिया था और वह भी हमारे पीछे पीछे अस्पताल आ गए थे। मैं जब ईशा को अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर कहने लगे कि आप इस लड़की के कौन हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं इसका पति हूँ। मेरी बात सुनकर डॉक्टर बड़े हैरान हुए थे और उन्होंने कहा कि इस लड़की का तो ट्रीटमेंट पिछले 3 महीने से मुझसे चल रहा है। मैंने तो इस लड़की को साफ शब्दों में मना किया हुआ था कि तुम्हारी शादी लगभग 2 साल तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। उन्होंने मुझे ईशा की होने वाली एक ऐसी बीमारी का नाम बताया था जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर वह लड़की आपके करीब जाएगी तो यह बीमारी आपको भी लग सकती है, क्योंकि पति पत्नी के बीच शारीरिक रिश्ता नहीं बनना चाहिए। इस तरह से आप भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हो। मैं तो अपनी दवाइयों से इस लड़की को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझे यकीन है कि मेरी दवाइयाँ सिर्फ उसको मेंटेन कर रही हैं, उसकी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर पा रही। जब यह लड़की एक दिन अपने कॉलेज में बेहोश हो गई थी और होश में आने के बाद इसकी फ्रेंड्स मेरे पास इसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर आई थी, तो मैंने इसे इसकी कंडीशन के बारे में इस लड़की को सब कुछ बता दिया था। मेरी बात सुनकर इस लड़की ने यही कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मगर आज आपको देखकर यकीन नहीं आता कि इस लड़की ने सब कुछ जानते हुए भी शादी कर ली। क्या यह आपकी भी जान को मुश्किल में डालना चाहती है? डॉक्टर की बात सुनकर मुझे एक अजीब सा झटका लगा था। मैं जैसे ही डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला तो मैंने ईशा के मम्मी पापा को देखा था। मैंने ईशा की मम्मी से सवाल किया और उनको बताया कि कुछ इस तरह की बीमारी ईशा को है। आप लोगों को पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि बेटा, हम पर यकीन करो, हमें सच में अपनी बेटी की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें उसकी बीमारी के बारे में पता होता तो हम जरूर उसका इलाज करवा रहे होते। मैंने उन लोगों को बताया कि उसका इलाज तो पहले ही इस अस्पताल के डॉक्टर से चल रहा है। वह लोग मेरी बात सुनकर खामोश हो गए थे। उन लोगों की शर्मिंदगी मुझे साफ नजर आ रही थी। मुझे ईशा के होश में आने का इंतजार था। थोड़ी देर के बाद जब वह होश में आ गई तो मैं उससे मिलने के लिए कमरे में चला गया था और उससे पूछने लगा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वह फिर से मुझे खुद से दूर करने की बात कह रही थी। मैंने कहा, अब तुम्हें यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूं। मेरी बात सुनकर वह चौंक गई थी और कहने लगी कि आपका क्या मतलब? कौन सी सच्चाई? मैंने कहा, मैं ही तुम्हें यहां अस्पताल लेकर आया हूं। तुम कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि उन्होंने तुमसे शादी करने के लिए मना किया हुआ था, मगर फिर भी तुमने शादी कर ली। बताओ, यह सब क्या चल रहा है? तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि मुझे भी इस बारे में पहले से नहीं पता था। एक दिन मैं अपने कॉलेज में बेहोश हो गई थी, लेकिन जब मैं होश में आई तो मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लगी। इसलिए मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ हॉस्पिटल आ गई थी। डॉक्टर ने मुझे इस बीमारी के बारे में बताया और कहा कि तुम शादी मत करना, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने उनको कई बार मना किया था। तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसा रिश्ता मेरे लिए आना नामुमकिन था। यही सोचकर उन लोगों ने मेरी शादी मेरी मर्जी जाने बिना ही तुम्हारे साथ कर दी। मैं लोगों को अपने बारे में क्या बताती? मेरे घर वाले पहले ही और बाकी की प्रॉब्लम्स में फंसे रहते थे। तुम तो जानते हो ना कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोगों को कई तरह की घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने अपने मम्मी पापा को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया और मैं उनसे बार बार यही कहती रही कि मुझे शादी नहीं करनी है। मेरे शादी से इनकार करने पर उनको लगता था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैंने उनके घर की इज्जत को उछाल दिया।
उनके दिल से यह शक निकालने के लिए मुझे शादी करनी पड़ गई कि कहीं वह यह न सोचे कि उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है। यही वजह थी कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बीमारी तुमको लग जाए। तुम तो मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हो, और शादी के बाद पति पत्नी तो एक दूसरे के करीब आते ही हैं। मगर सच कहूँ तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगी थी। मैं जो भी करती थी, ऐसा करने के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं तुम्हारे प्यार की इंसल्ट कर रही हूँ। आपने मुझ जैसी लड़की के साथ शादी करके ठीक नहीं किया, जो ना तो आपको खुश रख सकती है और ना ही उसकी जिंदगी का कोई भरोसा है। मेरी बीमारी का तो कोई इलाज भी नहीं है। बस यही सोच सोच कर मैं दिन ब दिन घुलती जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर मैंने उसे समझाया था और कहा था कि तुम खामोश हो जाओ। तुम्हारा इलाज यहाँ पॉसिबल नहीं है तो क्या हुआ? जिन बीमारियों का इलाज देश में नहीं होता, उन बीमारियों का इलाज विदेश में ज़रूर होता है। अमेरिका में काफ़ी बेस्ट डॉक्टर्स हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका लेकर जाऊंगा और वहाँ पर मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तुम देखना कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी बात सुनकर बार बार ईशा मुझसे माफ़ी मांग रही थी। उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ सबके सामने आ गया था। मैंने ईशा के कहने पर अभी तक उससे दूरी बनाई हुई थी और फिर अपना समय पूरा हो जाने के बाद मैं और मेरा परिवार अमेरिका चला गया। वहाँ जाकर मैंने सबसे बेस्ट डॉक्टर्स से ईशा का इलाज करवाया और फिर मुझे अपने प्यार पर पूरी उम्मीद थी। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। ईशा की बीमारी का इलाज अमेरिका में पॉसिबल था। ईशा को ठीक होने में पूरे 2 साल लगे थे, मगर वो ठीक हो गई थी। अब हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई और मैं उसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।